Hello everyone, you all are welcome in Anjan classes, the commerce. As our last video is on various payment deductions on under section 80, सो उसमें हमने बहुत सारी ऐसी डिडक्शंस की जो पेमेंट डिडक्शंस थी। जब भी कोई एसएससी जो है पेमेंट्स करता है तो उसके रिगार्डिंग उसको डिडक्शन मिलती है। तब हम दो डिडक्शंस जो है स्किप कर गए थे। वो इसीलिए की थी क्योंकि उन डिडक्शंस को करने के लिए आपको थोड़ी ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसी लिए आज हम उस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो लेके आए हैं, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G एंड 80GG। 80G जो है वो आपकी डोनेशंस के ऊपर है और 80GG जो है दैट इज़ ऑन हाउस रेंट एक्सपेंडिचर। सो लेट्स स्टार्ट। 80G, द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टू सर्टेन रिलीफ फंड्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो कुछ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें आप डोनेट करते हो, तब आपको ये डिडक्शन जो है वो अलाउ होती है। नेक्स्ट क्या है कि हु कैन क्लेम दिस डिडक्शन। सो इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जैसे कि पिछली डिडक्शन हमने पढ़ी कि हाँ जी एसएससी जो अगर आपका इंडिविजुअल है तो उसे ही मिलेगी, एचयूएफ है तो उसे ही मिलेगी। नहीं, ये सभी पर्सनस को मिल सकती है, चाहे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, बीओआई, एओपी या फिर लोकल अथॉरिटीज़ हैं, तो ये मिल सकती है। और इस डिडक्शन को लेने के लिए कौन कौन सी जो डोनेशंस हैं वो एलिजिबल हैं, तो कुछ स्पेसिफाइड डोनेशंस हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर मेंशन है। अगर आप उनमें डोनेट करते हो तभी आपको ये जो डिडक्शन है वो मिलेगी। डोनेशंस इन काइंड शैल नॉट बी अलाउड। कहते कि जो आपकी डोनेशंस हैं वो इन काइंड अलाउड नहीं है, आपको कैश या चेक के थ्रू ही वो पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप कैश के थ्रू करते हो तो अप टू 2000 तक क्या है आपको वो अलाउड है। अगर कैश में पेमेंट करनी है तो आप 2000 तक की डिडक्शन ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको और डिडक्शन लेनी है और आप डोनेट करते हो तो आपको चेक अदर देन कैश जो है वो मोड लेना पड़ेगा। इन काइंड भी ना हो, 2000 से ज़्यादा कैश भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या, हाउ मच डिडक्शन इज अलाउड अंडर दिस सेक्शन। तो कहते कि इसकी सच कोई लिमिट नहीं है। कुछ जो डोनेशंस हैं वो 100% भी अलाउड हैं, कुछ के ऊपर लिमिट्स हैं, तो वो हम आप डिस्कस करेंगे। ये देखिए, इसमें इस डायग्राम में आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कि जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G है दैट इज एंटायरली रिलेटेड टू दी डोनेशंस। और इसको आप दो तरीके में क्लासिफाई करते हो। एक तो आ गई डोनेशंस विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, ये ध्यान रखना, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट एंड विद क्वालिफाइंग लिमिट। अब क्या है कि जब आपकी विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट आती है तो उसमें आपकी दो तरह की डोनेशंस आती हैं। पहली डोनेशंस ऐसी आती हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपया दिया है, सपोज करो डोनेट किया है, तो 1 लाख ही आपका क्या हो जाएगा, एज अ डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी। आपकी 10 लाख इनकम है, उसमें से 1 लाख एज इट इज़ डिडक्शन के रूप में डिडक्ट हो जाएगा। 9 लाख आपकी इनकम आ जाएगी, टोटल इनकम। और दूसरी बात है कि अगर ये तो उस केस में था जब आपकी डिडक्शन आपको 100% डोनेशन की मिलेगी। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में एक और डिडक्शन ऐसी भी हैं, कुछ 4 डिडक्शंस दी हैं जिनमें आपने 1 लाख तो डोनेट किया है, बट 50,000 क्या होगी आपको एक्चुअल में जो अमाउंट है वो एज अ डिडक्शन अलाउड होगी। 1 लाख तो आपकी क्या होगी, क्वालिफाइंग अमाउंट होगी कि हाँ जी क्वालिफाई कर सकते हो आप क्वालिफाई हो डिडक्शन के लिए। बट एक्चुअल में कितनी डिडक्शन मिलेगी आपको, रेट ऑफ डिडक्शन क्या होगी या अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होगी, 50,000। उससे आप कहते हो 50% ऑफ डोनेशन। तो ये दोनों जो हैं आपके किस में कवर होंगी, ये कवर होंगे डोनेशंस विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में। कोई लिमिट नहीं है क्वालिफाइंग की। फिर है कि डोनेशंस विद क्वालिफाइंग लिमिट। लिमिट का मतलब यहाँ पे आ गया कि आपको कोई कंपैरिजन या कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस है या नहीं। तो यहाँ पे आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना। अदरवाइज़ आपने जो पिछली डिडक्शंस की थी वहाँ पे मैंने आपको एक दो जगह पे ये भी करवाया था कि विच एवर इज़ लेस। सो वो यहाँ पे नहीं होगा इस केस में, बट इस केस में ये होगा।
जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सेम ही है कि डिडक्शन इक्वल्स टू 100% ऑफ डोनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो कहते कि यहाँ पे आपको टोटल डिडक्शंस का 100% एज अ डिडक्शन क्वालिफाइंग अमाउंट मिलेगी, कुछ सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो उनकी कुछ लिमिट्स हैं, कंपैरिजंस होंगे। वो कंपैरिजंस किसके साथ होंगे, वो कंपैरिजंस होंगे आपके 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टैक्सेबल इनकम के साथ। और फिर ये डिडक्शन इक्वल्स टू 50% ऑफ डोनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो कुछ डिडक्शंस ऐसी भी होंगी कि जो आपको 50% तक ही क्या होंगी, अलाउड होंगी। सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक। सबसे पहले है ये वो कि विदाउट लिमिट वाले। तो ये जितने भी आपको डोनेशंस या जो ये नाम फंड शो हो रहे हैं, ये सभी के सभी 100% डिडक्शन के लिए अलाउड हैं। जैसे कि नेशनल डिफेंस फंड हो गया, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड हो गया, प्राइम मिनिस्टर्स आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड हो गया, अफ्रीका फंड हो गया, नेशनल चिल्ड्रन फंड हो गया, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमनी हो गया, यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इमेंस एज अ मे बी अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। इसमें अगर आपने डोनेट किया है, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक फंड हो गया, कोई ऐसा फंड जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ कंसर्न है वहाँ पे आपने दिया है, जिला साक्षरता समिति में अगर आपने कोई डोनेट किया है जो गुजरात में है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न काउंसिल में आपने डोनेट किया है, या कोई ऐसा फंड जो स्टेट गवर्नमेंट ने मेडिकल रिलीफ के लिए सेटअप किया उसमें डोनेट किया है, कोई आर्मी और एयरफोर्स में आपने डोनेट किया है। तो ये जो ये नाम दिए हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चरल फंड हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए है, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड, तो ये जितने भी हैं ये 100% है। इनका यहाँ तक कोई भी अमाउंट आपने 1 लाख दिया है, 2 लाख डोनेट किया है, तो वो सारी की सारी क्या है, 100% अलाउएबल डिडक्शन है आपकी। देन उन्हीं 100% में से जो लास्ट 4 वाली हैं वो तो है ही हैं जो पीछे हमने की है विदाउट लिमिट में, प्लस उनके साथ 4 और ऐड होंगी। वो है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। ये क्या है, इनकी जो अमाउंट है वो क्वालिफाई अमाउंट तो 100% है कि सपोज करो आपने 1 लाख रुपया नेहरू मेमोरियल फंड में दिया है, उसमें से अलाउएबल डिडक्शन कितनी है, 50,000 मीन्स 50%। पिछली क्या थी, 100% ही वो क्वालिफाइड थी और 100% ही वो अलाउड थी डिडक्शन के लिए। बट इन दीज 4 डिडक्शंस, इन दिस 4 फंड्स आपने क्या करना है कि उनकी जो एक्चुअल अमाउंट डोनेट की है उसका 50% आपने आगे एज अ डिडक्शन अलाउ करना है। ये बात भी ध्यान रखनी है। ये थी आपकी विदाउट लिमिट और नो लिमिट डोनेशंस। नेक्स्ट डोनेशंस है विद लिमिट। यहाँ पे आपने कुछ कंपैरिजंस करनी है। लेट्स स्टार्ट। फंड्स दैट गिव 100% डिडक्शंस एंड आर सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग और मैक्सिमम लिमिट। तो अब इनकी एक लिमिट होगी जिसके साथ आपने कंपेयर करना है। वो सीलिंग लिमिट क्या है आपकी, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम का आपने 10% जो है इनके साथ कंपेयर करना है, इनके 100% के साथ। विच एवर इज लेस दैट विल बी क्वालिफाइड, उसमें से भी आपने एक एडजस्टमेंट करनी है। तो फंड्स का नाम क्या है, कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, या कोई ऐसी एसोसिएशन है जो फैमिली प्लानिंग के लिए यूटिलाइज होती है। ये ध्यान रखना, फैमिली प्लानिंग के लिए यूटिलाइज हो रही है, वो डिडक्शन 100% अलाउड है। और किसी कंपनी ने ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या ऐसी कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी में पैसा दिया है, डोनेट किया है, वो भी डिडक्शन 100% अलाउड है, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग अमाउंट, ये याद रखना। फिर इनका आपने क्या करना है, इनका आपने टोटल करना है। ये भी आगे पढ़ लो पहले। अप्रूव्ड फंड्स इंस्टीट्यूशंस विच सेटिस्फाइड कंडीशंस
हो, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज़ में दिया है आपने, कोई डीलिंग विद और सेटिस्फाइंग हाउसिंग अकोमोडेशन के रिगार्डिंग है, कॉरपोरेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन दिस, प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी में है, कोई टेम्पल है, कोई मॉस्क है, कोई गुरुद्वारा में, चर्च में आपने डोनेट किया है, तो उनका टोटल करके आपने क्या करना है, इनका टोटल करके 50% आ गया, इनकी टोटल का 50% लेना है, उसको कंपेयर करना है 10% के साथ, ठीक है। उस 10% के साथ कंपेयर करके जो लेस आएगा दैट विल बी अलाउड फॉर डिडक्शन। इनमें क्या करना है, 100% इनका टोटल कर लिया, इसको कंपेयर करना है 10% ऑफ सीलिंग लिमिट के साथ, और फिर आपने क्या करना है, विच एवर इज लेस, जो अमाउंट आएगी उसमें से फैमिली प्लानिंग और जो आपका ओलंपिक एसोसिएशन है ये आपने माइनस कर देना है। सो बस इतना सा आपने ध्यान रखना है। आगे देखो जी, एडजस्टेड ग्रोस टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम भी कई बार हम इसे कह देते हैं। सो एडजस्टेड ग्रोस टैक्सेबल इनकम क्या है, ये कौन सी इनकम है, ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो। 10% हमने सीलिंग लिमिट कैलकुलेट करनी है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए आपने ग्रोस टैक्सेबल इनकम में से आपने माइनस करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऑल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 प्लस, और क्या माइनस करोगे, रिबेटेबल इनकम। रिबेटेबल इनकम क्या होती है कि जिसमें आप सपोज करो जैसे एओपी का है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, वहाँ पे आपको जो शेयर होता है वहाँ पे तो ऑब्वियसली शेयर ही होता है, उसका शेयर अगर आपके एग्जम्प्टेड लिमिट से अबव चला जाए तो वो अमाउंट आपकी रिबेटेबल इनकम हो गई। और जीटीआई में क्या माइनस करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को माइनस करना है। सभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं माइनस करने, कौन से माइनस करना है, जो आपको शेयर्स के ऊपर हुआ है। ये माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड ग्रोस टैक्सेबल इनकम। तो आपने जो यहाँ पे सीलिंग लिमिट की बात की है वो उसके ऊपर कैलकुलेट करना है। अब ये प्रैक्टिकल देख लेते हैं, आई होप आपको इससे क्लियर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है, कोई मिस्टर सोनी है, उनकी ग्रोस टोटल इनकम क्या है, 40 लाख है, 40 लाख है, और कुछ डोनेशंस की हैं उन्होंने 31/3/21 एंडिंग, जो उनका प्रीवियस ईयर था 2021 में। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड में किया है 1 लाख, नेशनल डिफेंस फंड में किया है 2 लाख, और टेम्पल ऑफ पब्लिक वर्शिप फॉर इट्स रिपेयर की है टेम्पल की 2 लाख, और लोकल कॉलेज है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने दिया है 1 लाख। पुअर स्टूडेंट्स एज एड उन्होंने 10,000 दिया है। म्यूनिसिपल कमेटी को उन्होंने 1 लाख दिया है। पीजीआई चंडीगढ़ प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग तो वो 50,000 दिया है। चीफ मिनिस्टर्स एर्थक्वेक रिलीफ फंड ऑफ महाराष्ट्र उन्होंने 20,000 दिया है। ग्रोस टोटल इनकम इंक्लूड्स 10,000 एज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सो ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हमने एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम किस पर्पस के लिए कैलकुलेट करनी है, डोनेशन कैलकुलेशन के लिए। तो हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम दी है जी 40 लाख, उसमें से हमने अब डोनेशंस जो अंडर सेक्शन 80G माइनस करना है। तो आ जाओ जी, नो लिमिट वाली डोनेशंस देख लो। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 1 लाख, फिर नेशनल डिफेंस फंड 2 लाख, फिर उन्होंने चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक फंड में भी दिया है 20,000। तो ये टोटल अमाउंट 100% ही अलाउड है, 100% है तो टोटल अमाउंट होगी 3,20,000। तो ये तो 100% ही आपकी 40 लाख में से डिडक्ट होंगी। देन आ जाओ विद लिमिट डोनेशंस, तो उसमें क्या आ गया, इन तीनों को छोड़ के बाकी क्या रह गया पीछे, नोटिफाइड टेम्पल रह गया जी, टेम्पल में भी उन्होंने दिया है। रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में भी उन्होंने डोनेट किया है। फिर उसके बाद उन्होंने पीजीआई में फैमिली प्लानिंग के लिए उन्होंने एक्सपेंड जो पेमेंट की है, म्यूनिसिपल कमेटी में भी उन्होंने पैसा दिया है। 2 लाख उन्होंने नोटिफाइड टेम्पल में, फिर रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में 1,50,000 उन्होंने फैमिली प्लानिंग में, म्यूनिसिपल कमेटी में 1 लाख, टोटल 4,50,000 हो गई। अब हमने क्वालिफाइड अमाउंट कैलकुलेट करनी है, वो कैसे करेंगे, 4,50,000 और 10% ऑफ ग्रोस टैक्सेबल इनकम लेनी है, उसका हमने 10% कैलकुलेट करना है।
तो क्या है, 40 लाख में से 10 लाख गए, हमारे पास क्या आ जाएगी, एडजस्टेड ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 30 लाख, इसका 10% 3 लाख। इनमें से कंपेयर करेंगे 4.5 लाख और 3 लाख में, विच एवर इज लेस, क्वालिफाइंग अमाउंट होगी 3 लाख। अब क्या करना है, 3 लाख में से, याद हो मैंने कहा था कि फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक के लिए जो आपने डोनेशन की है वो आप माइनस करोगे यहाँ पे। तो क्या करना है आपने, 3 लाख में से वो फैमिली प्लानिंग के 100% अलाउड कर देनी है। तो 100% अलाउड करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास बैलेंस कितना बचा, 2,50,000। इसका 50%, तभी मैं कह रही हूँ कि आपने 50% देनी है, ये विद लिमिट वाली डिडक्शन है। तो इसने आपने 50% देनी है, हम 2,50,000 का 50% हो गया 1,25,000। तो 1,25,000 आपका आ गया ये, और 50,000 की ये 100% डिडक्शन हो गई फैमिली प्लानिंग की। अब आपका टोटल जो अलाउेबल डिडक्शन हुई 80G की वो है 4,95,000। कैसे, 3,20,000 प्लस 50,000 फैमिली प्लानिंग की और 1,25,000 आपकी ये जो रिमेनिंग रह गई वो 50%। तो टोटल हो गया 4,95,000। तो क्रॉस टोटल इनकम में से आप क्या माइनस करोगे, 4,95,000, आपके पास टोटल इनकम आ गई 35,05,000। सो ये आपका प्रैक्टिकल था डोनेशंस की एडजस्टमेंट्स के साथ। आई होप ये जो डोनेशंस थी अंडर सेक्शन 80G आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे लगा कि हाँ जी प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया, कहाँ से क्या हो गया फैमिली प्लानिंग का, कहाँ से हमने क्यों माइनस किया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी स्किप हुई थी वो थी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेमेंट ऑफ हाउस रेंट अंडर सेक्शन 80G। यहाँ पे 80G। तो ये क्या आ गया आपका, ये किस किस को जाएगी, ये इंडिविजुअल को जाती है, जो भी आपके इंडिविजुअल्स हैं और वो रेंट पे कर रही हैं। असेसी को क्या है कि उस घर में वो रहता हो, रेंटेड घर में रहता हो, जब भी वो काम कर रहा है तो उस टाइम के ऊपर उसको HRA नहीं मिलना चाहिए। उसको HRA नहीं मिल रहा, विदाउट HRA वो क्या कर रहा है, वहाँ पे काम अपने रेंटेड हाउस में रह रहा है, तो उस केस में उसको डिडक्शन मिलेगी। तो उस डिडक्शन को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, रेट ऑफ डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे आप, स्टैट्यूटरी लिमिट क्या है आपकी 5,000 पर मंथ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ GTI, वो वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसा आपने पहले कैलकुलेट किया था वो। और एक लिमिट, दूसरी लिमिट, तीसरी लिमिट आपकी हो जाएगी कि 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, ग्रोस टैक्सेबल इनकम एडजस्ट होने के बाद उसका 25% लेना है, वो अमाउंट। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, ये इनका डिफरेंस। और स्टैट्यूटरी लिमिट 5,000 पर मंथ। तो जितने भी मंथ वो वहाँ पे रहा है उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। इनमें से कंपेयर करना है, विच एवर इज लेस, वो आपकी क्या हो जाएगी, अलाउेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। सो ये जो था आज की हमारी वीडियो 80G एंड 80GG के ऊपर थी। मेन जो मेरा कंसंट्रेशन था, मेरा फोकस जो था सेक्शन 80G था। वहाँ पे बहुत सारी हमारी मतलब कि कन्फ्यूजन्स होती हैं डिडक्शंस को कैलकुलेट करने में, तो वो थोड़ा ध्यान से, ऐसा हार्ड एंड फास्ट उसमें कुछ भी नहीं है, बस उसकी जो ट्रिक्स हैं कि 100% हमने कहाँ पे ऐड करना है और 50% कब जाके करना है, बस वो आपने ध्यान रखना है। फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक के लिए अगर आप कोई डोनेट करते हो तो वो क्या करना है, 100% अलाउड करनी है। एक बार ऐड करोगे, बाद में आपने वो माइनस करके 100% अलाउड कर देनी है। सो दिस वॉज entirely regarding the 80G and 80GG। और if there is any type of doubt you can ask or write in comment section। और जो यूज़र्स और जो आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो इस यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।